एक मिनट यार, मैं रिकॉर्डिंग तो भूल गया, क्या बोल रहे हैं? हेलो। सेडिमेंटेशन और डिसेक्टेशन, हाँ हाँ, इसका आप मोटा मोटा लिख लो आप, ठीक है ना, कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि एक बार लिख लेंगे तो कभी गलत नहीं होगा कि एग्जाम में आएगा, तो रफ में फटाफट लिख लीजिए तो। ठीक है, लिखा, बढ़े आगे। सर हाँ हाँ, सर क्या बोला था? सेडिमेंटेशन एंड सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन, एक मिनट यार मैं लिख लूं, कैपेसिटी है ये। सेडिमेंटेशन, ठीक है, सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन, और जल्दी करना क्योंकि मैं समझाना भी है मुझे आप लोगों को ये, ठीक है, थोड़ा फ्री लिख लो फटाफट आप लोग। यानी कि एक का मतलब होता है मतलब हिंदी में अवसादन और निस्तारण। मेरा पर्पस ये है सिर्फ आपको कि गलत नहीं होने चाहिए आप लोगों के ना चीजें, श्योर रहो आप, ठीक है। और जब पूछूंगा तो मतलब बता देना कि गलत हुआ था आपका, ऐसा नहीं कि झूठ बोल रहे हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, मैं 4 चीजों का नाम लूंगा, उसमें से कौन सी चीज पानी में डिसॉल्व हो जाती है? ऑक्सीजन, विनेगर, केरोसिन, लाइम जूस। ऑक्सीजन, विनेगर, केरोसिन और लाइम जूस, इनमें से 4 में से कौन कौन चीजें पानी में डिसॉल्व हो जाती है? ये क्लास 6 के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, 5वें चैप्टर का। ऑक्सीजन केरोसिन विनेगर एंड मैं ज्यादा बार रिपीट करूं, ऑक्सीजन, विनेगर, केरोसिन और लाइम जूस, ये 4 हैं, इसमें से कौन कौन सी चीजें पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं? थोड़ा इंग्लिश वाला मैटर रहेगा तो थोड़ा सा इसको बर्दाश्त कर लीजिएगा, थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा। ठीक है, हाँ। देखो एक चीज होती है ट्रांसपेरेंट, एक होता है ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है, और एक होता है ओपेक। ठीक, मैं आपको 4 चीजों का नाम बताऊंगा, आप बताना ट्रांसल्यूसेंट क्या होता है। पहले तो ये पता है कि ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट होता क्या है? सर ट्रांसपेरेंट जिससे आर पार दिख पता जाता है, पता है, पता है, हाँ पता है ना आपको। चलो तो अब इसमें बताना है कि जो 4 चीज बताने जा रहा हूं इसमें से कौन कौन सी चीजें आपकी ट्रांसल्यूसेंट है। हाथ की हथेली, ठीक है, दूसरा है एक पेपर जिसपे तेल लगा हुआ है, फिर आपका कार्डबोर्ड बॉक्स और एक ग्लास। ट्रांसल्यूसेंट क्या है इसके अंदर? सर एक पेपर जिस पर तेल लगा हुआ है। हाँ, हाथ की हथेली, पेपर, हाँ तेल लगा हुआ पेपर, कार्डबोर्ड बॉक्स और ग्लास, इसमें से कौन सा ट्रांसल्यूसेंट है? सर तेल लगा हुआ पेपर। ठीक है, बताएंगे बाद में, अभी तो क्वेश्चन दे दीजिए। चलिए आगे। अच्छा, क्या? अच्छा देखिए, आप कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर आप कुछ मिला रहे हो, जैसे पानी के अंदर आप चीनी घोल रहे हो, एक ऐसी स्थिति जहां चीनी घुलना बंद हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? समझ रहे हैं? एक सॉल्यूशन के अंदर आप कुछ सॉल्यूट, यानी कि पानी के अंदर आप जैसे मान लीजिए चीनी घोल रहे हो, तो एक वैसी स्थिति जब आती है जब आप वो उस एक टेम्परेचर के ऊपर वो घुलना, अगले घुलना बंद हो जाए, तो क्या बोलते हैं उसको? उस सॉल्यूशन क्या बोलते हैं? ठीक है, टेम्परेचर के साथ जो सॉल्युबिलिटी होती है किसी भी सॉल्यूशन की, मतलब कोई एक सॉल्यूशन है, मान पानी है, दूध है, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो उसके अंदर में जो घुलने की जो क्षमता है उसका क्या होगा? वो बढ़ेगा, घटेगा, वैसे ही रहेगा, क्या होगा? ये आईएएस में क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना। ठीक है, टेम्परेचर के साथ सॉल्यूशन का सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, घटती है, कम होती है, क्या होता है? ये कांस्टेंट रहती है, ये बताना आपको। कर रहे हैं ना फटाफट आप लोग, लिख तो रहे हैं ना? क्यों राहुल जी, लिख रहे हो ना? जी जी जी। हाँ बस ठीक है। अच्छा, गुब्बारा है, गुब्बारा, गुब्बारे के अंदर जो होता है वो आप हवा भर के मतलब भरते हो, तो गुब्बारे के अंदर जो हवा होती है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है, ज्यादा होता है, क्या होता है? अंदर कम होता है। अब मुझे क्या पता क्या होता है, कम होता है, ज्यादा होता है, अब बताओ।
ठीक है ना। मोर। गुब्बारे के अंदर जो होता है वो क्या होता है, ठीक है। और अगर गुब्बारा जो ऊपर जाएगा, जैसे मान लीजिए, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हट जाए, मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर खत्म हो जाए, तो गुब्बारे का क्या होगा, साइज बढ़ेगा, घटेगा, या वैसे ही रहेगा। समझ गए ना क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया था, ध्यान रखना याला, ये पीछे में आया हुआ है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर खत्म हो जाए तो गुब्बारे का साइज क्या होगा। आई थिंक 2 साल पहले ही आया था मेरे को। चलिए ठीक है, चलिए इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लिख लिया आप लोगों ने, क्या होगा भाई गुब्बारे का साइज क्या होगा बताइए, चलिए फटाफट करते हैं। गुब्बारे का साइज क्या होगा, बताओ बताओ, गुब्बारा सर स्थिर रहेगा, बढ़ जाएगा। जिसने सर बढ़ जाएगा। एक मिनट, जिसने स्थिर कहा था, किसने किसने स्थिर कहा है कि वैसे ही रहेगा गुब्बारे का साइज। सर दयाराम। दयाराम, और किसने कहा बिल्कुल वैसे ही रहेगा, और चलिए एक आदमी ने दयाराम जी गलत है आपका, ठीक है। अगर साइज कम होगा, किसने कहा कम होगा साइज, साइज कम किसने कहा साइज कम होगा। तीसरा किसने कहा कि साइज बढ़ेगा, बढ़ेगा सर, मैंने कहा रणवीर सर सिंह। बढ़ेगा, सर बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बढ़ेगा। साइज जो है बढ़ेगा, ठीक है ना, इसका आंसर साइज बढ़ेगा। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर खत्म हो जाता है, ठीक है, तो वो साइज का बढ़ना शुरू हो जाता है। या ये क्वेश्चन ये इस तरह से आया था कि ये गुब्बारा अगर ऊपर जाएगा, आसमान में जा रहा है, तो आसमान में जाने के बाद धीरे धीरे, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या चीज होती है, ये पता है कि नहीं पता आपको, किसको पता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या होता है, मतलब जितने भी गैसेज हैं ये हमारे अपने वातावरण में, उन गैस का जो प्रेशर हम पे लग रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब जब जैसे हम अपनी धरती से ऊपर की तरफ जाएंगे, तो गैस का जो गैस है, जितनी भी ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन जो भी है, उसके एटम्स जो हैं वो कम होते जाएंगे, तो धीरे धीरे प्रेशर कम होता जाता है। इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर बहुत कम है, धरती पे ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे गुब्बारा ऊपर जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाएगा और गुब्बारे का साइज बढ़ता चला जाता है, ठीक है। जो गुब्बारा फटता है, उसमें छेद किया, गुब्बारे के अंदर छेद किया, तो वो आवाज कैसी होती है, ये क्यों आवाज होती है, ये सवाल ये भी आया था भाई। गुब्बारे के अंदर अगर आप छेद कर रहे हो, फट से आवाज आती है ना, वो क्या है ये आवाज। सर एक्चुअली राहुल बताइए, राहुल बताइए क्या बोल रहे हैं। सर एक्चुअली जिस जगह पे छेद करते हैं, जितने भी एयर के पार्टिकल्स हैं गुब्बारे के अंदर, वो सब एक साथ ही वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, तो उसके चक्कर में वहां पे कुछ फ्रिक्शन टाइप चीज हो जाती है और वो हमें आवाज आती है। बिल्कुल ठीक है, एक बहुत कम स्पेस से बहुत सारी गैस बाहर निकलने की कोशिश करती है, तो ये आवाज जो फटने की आवाज होते हैं, उसको आवाज कहते हैं, इसको हम। चलिए आगे देखते हैं। असल में ज्यादा इसमें क्वेश्चन थे नहीं, ये 3-4 चैप्टर थे, इसके अंदर जितने बन सकते थे मैंने आपको बना दिए इसमें से। अच्छा, अब हम बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। ये पता है ना कि सॉल्युबिलिटी क्या चीज होती है, क्यों रेणु जी पता है कि नहीं पता है सॉल्युबिलिटी क्या होता है। देखिए, एक किसी टेम्परेचर और एक प्रेशर के ऊपर, एक कोई टेम्परेचर प्रेशर है, जैसे मान लो, उस पे किसी भी सॉल्यूशन का, जैसे सॉल्यूशन का मतलब होता है कि आपका दूध हो गया, पानी हो गया, कुछ भी हो गया सॉल्यूशन, उसमें आप कुछ मिला रहे हो। जैसे मान लो लेट्स सपोज दूध है, दूध के अंदर एक टेम्परेचर है, लेट्स सपोज 24 डिग्री सेंटीग्रेड आपका घर का टेम्परेचर है, और प्रेशर जो आपका नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, उस टेम्परेचर पे उस दूध के अंदर एक निश्चित मात्रा तक की चीजें डिसॉल्व होंगी, यानी चीनी जो है इसकी निश्चित मात्रा तक डिसॉल्व होगी, ठीक है। लेट्स सपोज 1 किलो दूध के अंदर आपके अंदर 100 ग्राम चीनी डिसॉल्व हो रही है। अब जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, यानी गैस में दूध आपने रखा, तो आप देखोगे कि जो चीनी को घुलने की जो क्षमता है वो और बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप जब दूध गर्म करते हो, उसमें चीनी की क्षमता बढ़ जाती है। इसीलिए क्वेश्चन जो पूछा था कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस सॉल्यूशन की क्या होगा, सॉल्यूशन की जो डिसॉल्व जो सॉल्युबिलिटी है वो क्या होगी, वो इंक्रीज होगी। सवाल ये पूछा गया था, ये पूछा जाता है, ठीक है। सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, किसने किसने लिखा था सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, किसने मैंने लिखा था बढ़ती है ना, ये तो पता ही होगा ना, खासकर साइंस वाले जो इंजीनियरिंग वाले हैं वो तो गलत मत करके आना भाई, ठीक है। अच्छा, किसने किसने लिखा था कि सेम रहेगा, किसने किसने लिखा था सेम रहेगा, मतलब या कम हो जाएगा। अरे सच बोल दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, बता दो सच, है ना, सच का सामना कर लो सब लोग। अच्छा एक चीज और, अगर किसी टेम्परेचर के ऊपर या किसी प्रेशर के ऊपर
जब एक हद से ज्यादा चीजें डिसॉल्व ना हो तो क्या बोलते हैं उसको? लक्ष्मी जी क्या बोलते हैं? अगर एक टेम्परेचर के ऊपर, मतलब दूध है, दूध के ऊपर मतलब 25 डिग्री का सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, तो दूध उससे ज्यादा ना उसमें कुछ घुले तो उस चीज को क्या बोला जाता है? क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं मयंक? सर इसके बारे में नहीं मालूम सर, जो मुझे मालूम था मैं बता दिया आपको। दयाराम जी बताइए फटाफट, क्या बोलते हैं इसको कि उसके आगे कुछ घुले ना उस सॉल्यूशन के अंदर? जी क्या बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? बोलिए बोलिए लक्ष्मी, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। रणवीर अपनी आवाज तो हटा दो भाई, वो म्यूट हटा दो यार, तो कम से कम सुनाई दे आपका। सर मैं कंफर्म नहीं, शायद उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं। नहीं क्रिटिकल पॉइंट नहीं होगा। और बताइए। अरे हाँ निधि जी बताइए, निधि क्या बोलते हैं? रेनू, रेनू जी क्या बोलते हैं? अरे यार सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड होता है ना, सैचुरेट हो गया, या इसको हम इकोनॉमिक्स भाषा में बोलते हैं कि मार्केट बहुत सैचुरेट हो चुकी है, मतलब कि अब इससे ज्यादा, अब ज्यादा लोग नहीं आ सकते इससे ज्यादा, ठीक है ना? समझ गए सैचुरेट होगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं इसको। एक हद तक जहां पे उस सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा चीजें ना घुल पाए तो उसको बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, क्लियर हो गया? जी सर। किसने लिखा था सैचुरेटेड सोल्यूशन? किसने नहीं लिखा था इस आंसर को? नहीं लिखा था? क्या लिखा था आप लोगों ने? लिखा क्या था आप लोगों ने? हैं? अरे बताओ ना क्या लिखा था, छोड़ दिया था? चलिए अगला क्वेश्चन था कि ऑक्सीजन, विनेगर, केरोसिन और लाइम जूस में क्या क्या भाई पानी में घुल जाता है? क्या घुलता है बताइए? सर ऑक्सीजन घुल जाती है सर पानी। ऑक्सीजन भी घुल जाएगा, लाइम जूस भी घुल सर जाएगा। लाइम जूस सर। सर आपने कहा लाइम जूस और ऑक्सीजन और बस? विनेगर सर, विनेगर भी हो जाएगा सर। विनेगर, किसने किसने विनेगर नहीं लिखा? विनेगर किसने नहीं लिखा? सर मैंने लिखवाया, लिखा है? मैंने नहीं लिखा सर। हाँ तो गलत हो गया आपका, ठीक है। अच्छा केरोसिन? सर नहीं, केरोसिन नहीं। केरोसिन तो होगा ही। है ना, क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? सर वो सर उसकी सर केरोसिन से सर, डेंसिटी वाटर से कम होती है। हाँ डेंसिटी, सर सरफेस टेंशन की वजह से। हाँ डेंसिटी ज्यादा होती है पानी की और केरोसिन की कम होती है, तो केरोसिन ऊपर हाँ जी तैरने सर। लगता है हाँ ना? जी। तो आप देखो समुद्र के ऊपर भी अगर पानी मतलब किसी कोई चीज केरोसिन से अगर आग लगी है तो पानी से बड़ी मुश्किल से बुझती है, ठीक है। अच्छा तो अगर मान लो केरोसिन कोई आग लगी है, आगे इस तरह बोलते हैं कि अगर मान लो किसी इंसान को आग लग गई है तो हम कंबल ढकते हैं उसके ऊपर, है ना? कंबल ढकते हैं, होता है ना, कंबल ढक देते हैं हम लोग किसी को। हाँ जी हाँ तो जी। वो कंबल ढकना से क्या, कैसे, क्यों बुझ जाती है आग? सर ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाएगा सर, सप्लाई क्योंकि कम सर हो जाती ऑक्सीजन है, से आगे है। ठीक है ना, ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, इसलिए वो पता है। केरोसिन किसके अंदर डिसॉल्व होगा? केरोसिन पानी में नहीं घुलेगा तो किसमें घुलेगा? पानी में नहीं घुलता है तो देखिए दो तरह होते हैं, आपको पता होगा, आप छोटी क्लास में पढ़ा होगा। एक वाटर सोल्यूबल होते हैं और एक होता है आपका फैट सोल्यूबल, होते हैं, चीजें होती हैं, ठीक है ना? तो पानी, जो चीज पानी में नहीं घुलती है वो आपका जो फैट वगैरह है, अल्कोहल वगैरह, इसमें घुल जाती हैं, ठीक है। पारे में भी घुल सकता है। नहीं, कुछ चीजें पानी में नहीं घुलती हैं, कुछ चीजें पानी में घुल जाती हैं, कुछ पानी में नहीं घुलती। पानी को तो यूनिवर्सल सॉल्युबल कैसे कहा जाता है, लेकिन जो चीजें पानी में नहीं घुलती हैं वो कुछ अल्कोहल में घुल सकती हैं, कुछ बाकी चीजों में घुलती हैं, ठीक है, खासकर, ठीक है। चलिए आगे क्या सर पारे में घुल सकता क्या? पारे में ट्राई नहीं किया मैंने कभी देखना पड़ेगा। पारा क्या होता है? मरकरी की क्या खासियत होती है भाई बताइए? एग्जाम में अगर लिक्विड मेटल होता है। हाँ लिक्विड मेटल होता है, मतलब लिक्विड मेटल होता है भाई, ठीक है। याद है, लोगों ने देखा लिक्विड मेटल होता है, सबको पता है? शिल्पी वर्मा जी 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 सर। और मतलब कि रूम टेम्परेचर पे लिक्विड की उसमें अगर कभी देखा है, मरकरी देखा है आप लोगों ने कभी? सर नहीं सर थर्मामीटर में होता है सर। थर्मामीटर में होता, पहले होता था थर्मामीटर, पहले वाले, हाँ जी सर पहले।
अच्छा, थर्मामीटर में होता था। और बिल्कुल अगर उसको अगर खा लें तो, या अगर बॉडी में चला जाए तो फिर वो बहुत जहरीला हो जाता है, फिर काफी दिक्कत कर जाता है। जी टॉक्सिन्स। मरकरी कभी आपने वैसे छुआ है कभी? मैं हमारे क्लास याद है, मैं 12th में लैब में थे, मरकरी इतना छोटा डब्बा था, इतना ज्यादा हैवी था कि पूछो नहीं। शोर बहुत रणवीर घर में शोर हो रहा बहुत ज्यादा, थोड़ा सा आवाज कम। हाँ ठीक है, तो काफी होता है मरकरी। अच्छा ये बताइए, मरकरी को हम लोग थर्मामीटर में क्यों इस्तेमाल करते हैं? अरे यार, सर, टेम्परेचर चेक करने। नहीं क्यों हम उसमें ना पानी क्यों नहीं डालते हैं इसके अंदर? हम बॉडी टेम्परेचर तो हाई नहीं होगा। हाँ? एक मिनट, आवाज बहुत ज्यादा। वॉल्यूम क्लियर नहीं है। हाँ हाँ बताइए लक्ष्मी। देखो जिसका नेटवर्क दिक्कत आ रही है वो बंद कर दे, वीडियो बंद कर दे। क्या हुआ? अरे सर, मरकरी जो बॉडी से टेम्परेचर पे वो हाई हो जाएगी, और पानी जो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले वो हाई नहीं होगा। और बताइए, हम सिर्फ मरकरी क्यों इस्तेमाल करते हैं भाई? पानी क्यों नहीं इस्तेमाल करते? तेल क्यों नहीं इस्तेमाल करते? मरकरी क्यों इस्तेमाल करते हैं? बल्कि अल्कोहल भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ में अल्कोहल भी होता है। क्यों? सर मर्करी का बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। नहीं ऐसा नहीं, बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता। थोड़ा सा देखिए, मरकरी का क्या होता है कि मरकरी बहुत कम टेम्परेचर डिफरेंस को में आप फैल जाता है। जैसे कि उसका जो वॉल्यूम होगा ना, मान लीजिए 1 डिग्री का भी अगर उसमें वेरिएशन आ रहा है, 1 डिग्री का भी वेरिएशन आ रहा है, तो वो फैलता है। जब आप देखो ना थर्मामीटर के फैल के आगे पहुंचता है, रीडिंग आगे पहुंचती है। अगर कोई ऐसा चीज है इस्तेमाल किया जा रहा है जो टेम्परेचर डिफरेंस के साथ वॉल्यूम में चेंजेस नहीं हो रहे हैं जैसे होने चाहिए जितने ज्यादा, कि हम उसको अपनी आंखों से देख सकें, तो ऐसा चीज को लेने का फायदा क्या? ठीक है ना? आप देखो ना मरकरी में 0.1 डिग्री सेंटीग्रेड भी अगर होता है तो दिखता है, वो आपको फैलता नहीं है। तभी तो 93.2 93.4 इस तरह देख पाते हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जी सर आ रहा है ना? ये क्वेश्चन आते हैं भैया, इस तरह के सवाल आते हैं, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। ये एनसीईआरटी में डायरेक्टली नहीं है, इनडायरेक्टली है। ठीक है। अच्छा एक सवाल आता है कई पीछे से, बड़ा फेमस है कि बहुत हाई टेम्परेचर को पता लगाने के लिए क्या यूज किया जाता है? बहुत हाई टेम्परेचर को अगर सूरज है, कृतिका जी थोड़ा आवाज कम कर दीजिए इसमें। कोई बात नहीं, बच्चे हैं, आप अपना वो माइक बंद कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चों का क्या कर सकते हैं, बच्चे तुम लोग शोर कर रहे हो, सर डांट रहे हैं मुझको। ठीक है, आप अपना माइक को बंद कर दीजिए, है ना? क्यों? सूरज को जो टेम्परेचर कैसे फाइंड करेंगे हम सूरज का? उसमें कौन सा थर्मामीटर इस्तेमाल किया जाएगा? सवाल ये आया पीसीएस में। सूर्य का टेम्परेचर हम किस इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से इस्तेमाल पता लगाते हैं सूर्य का? ये पिछले 2 साल पहले आया था सवाल ये, और ये होमवर्क है आप लोगों का, मुझे भेज देना। ये कई बार आपको घटना चक्र वगैरह मिल जाएगा, बहुत कॉमन सा सवाल है, मिल जाएगा। ठीक है, पायरोमीटर। ठीक है, सही आ गया। ठीक है, पायरो का मतलब होता है आग, लैटिन भाषा में बोला था आग बोला जाता है, तो आग होता है। चलिए अब चैप्टर 5 है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। इसमें था कि कोई किसी चीज को अलग अलग करने के लिए क्या क्या, बहुत ही नॉर्मल सा सब्जेक्ट है, ज्यादा बहुत वो नहीं है। इसमें थ्रेशिंग, विनोइंग, शिवलिंग, ये 3-4 चीजों की बात की गई है। ये क्या चीज होती है, यानी हिंदी में पढ़ते हैं तो एक है हस्तचयन, थ्रेशिंग, निष्पावन, और चौथा है चालन। ये क्या होते हैं? क्या है? ये सेपरेट करने की, पृथक्करण करने की विधियां हैं, पृथक्करण करने की विधियां हैं ये। देखिए आप अपने घर में चावल बिन रहे हो, चावल को जब चावल से आप पत्थर निकालते हो उसे क्या बोलेंगे? सर वो ऑप्शन रिपीट कर दीजिए सर। ऑप्शन है आपके, हिंदी पढ़ो इंग्लिश में? हिंदी में, चलिए। सर हिंदी। हाँ। हस्तचयन, थ्रेशिंग, निष्पावन,
चालन। अगर आप अपने हस्तक्षेप। घर में अपने चावल निकाल रहे हैं, चावल से वो सॉरी कंकड़ निकाल रहे हैं, तो उसे क्या बोला जाएगा? कंकड़ निकाल रहे हैं। हाँ, सर वो इंग्लिश में रिपीट करें, हिंदी में अरे तो इंग्लिश यार। में रिपीट कर दीजिए। सर हस्तचयन होगा ये। हस्तचयन है भाई, सिंपल हस्तचयन है। हाँ चयन है। ये हाथों से निकाल रहे हैं यार, सिंपल है। ठीक है, हाथों से निकाल। अच्छा सर हाँ इंग्लिश में हाथ क्या से होता है पकड़ सर? ये के हाथ निकाल यार हस्तचयन का भी हिंदी में देखना पड़ेगा, हिंदी भूल गया, लिखा नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे तो हिंदी इंग्लिश दोनों करना। अच्छा, थ्रेशिंग क्या होती है? थ्रेशिंग, ट्रेसिंग। हाँ। ओके। क्या थ्रेशिंग क्या है? थ्रेशिंग तो हिंदी में थ्रेशिंग बोला एनसीईआरटी ने। थ्रेशिंग सर वो धान जो ऊपर से गिराते बिल्कुल हैं, बिल्कुल बिल्कुल वही है। तो नहीं, ऊपर से गिराते उसमें नहीं है ना, जो वो पटकते हैं, वो जो नीचे मारते हैं, उसे थ्रेशिंग बोलते हैं। पटकना, थ्रेशिंग उसे बोलते हैं। और जो ऊपर से गिराते हैं ऐसे करके और हवा चलती है एक साइड से, उसे बोलते हैं विनोइंग, यानी हिंदी में इसको मतलब निष्पावन। ये निष्पावन। ठीक है, ऊपर से वो ऐसे गिराएंगे ऐसे करके, नीचे हवा चलेगा तो अलग होता है, निष्पावन। ठीक है, धूल निकलेगा। ये फिल्टर करने का सेपरेशन करने के तरीके होते हैं, सेपरेट करने के वो बोलते हैं, यानी कि दो चीजों को अलग अलग चीजों को हमें अलग करना हो तो ये होता है। अब आता है सेडिमेंटेशन और डिसेंटेशन। मैंने पूछा था सेडिमेंटेशन और किसने लिखा सेडिमेंटेशन? क्या लिखा सेडिमेंटेशन? सेडिमेंटेशन क्या लिखा भाई? अवसादन क्या लिखा बताइए? सेडिमेंटेशन, जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, बोलो भाई। सेडिमेंटेशन नहीं पता आपको? अरे नहीं पता तो बता दो, नहीं पता बोलो। सर नहीं पता। हाँ देखो, सेडिमेंटेशन यानी अवसादन का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एक तरफ पानी है, दूसरी तरफ रेत है, ठीक है? सेडिमेशन। ठीक है, अब आपने पानी और रेत पानी और मतलब पानी के अंदर रेत मिक्स है, आप क्या करोगे? उसको रख दो ऐसे करके, सिंपल जार को, धीरे धीरे रेत जो है नीचे सेटल हो जाएगी। आगे याद। इसे क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। सेडिमेशन। सेडिमेंटेशन, ठीक है? ये थोड़ा टेक्निकल वर्ड है, याद रखना है यार, ठीक है ना? ये इसलिए मैं लिखवा रहा था कि अभी जैसे हम आगे पढ़ेंगे चीजें बहुत बहुत डिफरेंट होती जाती हैं, ठीक है? सेडिमेंटेशन यानी कि रेत जो है नीचे दब जाएगी, पानी ऊपर है, पानी को भी निकाल सकते हो ऐसे। पानी को जब निकाल दोगे ऐसे करके तो उसको बोलते हैं हम डिसेंटेशन। और रेत अलग रह जाए, पानी अलग रह जाए, ठीक है? आप जैसे कि कभी कभी अगर आपने घर में सब्जी बनाई और तेल ऊपर आ गया, देखते हो ना, तेल बहुत ज्यादा हो जाता है और तेल ऊपर है, नीचे आके ग्रेवी है, ऊपर तेल है, तो इसको क्या बोलेंगे? सेडिमेंटेशन। ग्रेवी नीचे रहेगी, तेल ऊपर आ गया। अब आपने तेल को थोड़ा सा दूसरे बर्तन में डाल दिया तो उस निस्तारण, ठीक है? निस्तारण। ये याद है ना, मैं कल पूछूंगा इसी चीज को मैं। यार देखो, साइंस के क्वेश्चन बहुत सिंपल आते हैं, ठीक है? बहुत हाईटेक कुछ स्पीशियस में कोई बहुत हाईटेक चीज नहीं होता है, सिंपल चीजें होती हैं। अगर हमें सिंपल वो चीजें पता हैं, हम आराम से निकाल ले जाएंगे चीजों को, ठीक है? इसलिए हमें सिंपल चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। चलिए, ट्रांसपेरेंट क्या होता है? ट्रांसपेरेंट सर जिससे चीजें आर पार दिख जाए। एग्जाम्पल सर एग्जाम्पल गिलास, से कांच का बोतल या फिर कांच का गिलास। कांच का गिलास। ठीक है, कांच में तो कई चीजें आती हैं, अभी कांच में एक और आएगा, अभी एग्जांपल में दूंगा। ट्रांसलूसेंट क्या होता है? ट्रांसलूसेंट जिसके आर पर नहीं देख सकते। हाँ सर जिसके आर पार धुंधला दिखे ना, धुंधला दिखे, धुंधला दिखता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब है कि 100% लाइट आर पार हो जाए, 100% चल जाए, ठीक है? आपने खिड़की होती है, खिड़की आप देख रहे हो, शीशे की खिड़की है, ट्रांसपेरेंट है, ठीक है? वो हो गया ट्रांसपेरेंट, पूरा रोशनी 100% जा रही है। फिर ट्रांसल्यूसेंट आते हैं। ट्रांसल्यूसेंट मतलब क्या होता है कि आप चश्मा पहनते हो, कोई चश्मा आपने पहना हुआ है, गॉगल जिसे कहते हैं, ठीक है? सन ग्लासेस होती हैं। अब सन ग्लासेस जो हैं वो आपके ब्लू कलर के हैं, तो लाइट जो है ब्लू कलर पास करेगी आपको, ठीक है? थोड़ी लाइट जा रही है, थोड़ी लाइट नहीं जा रही है, ट्रांसल्यूसेंट हो गया वो। क्लियर हो गया? झलकता है, मतलब झलक कुछ लाइट जाती है, इसका मतलब कुछ लाइट जाएगी, कुछ लाइट जाए। ट्रांसपेरेंट 100% लाइट जाएगी, ट्रांसल्यूसेंट मान लो 50% लाइट जाएगी, और ओपेक का मतलब है कि नो लाइट कोई जाएगी, कोई लाइट नहीं जाएगी। ओपेक मतलब कोई भी हो, कोई सॉलिड चीज हो, वो ओपेक होता है, ठीक है? ठीक है? मेटल और नॉन मेटल में क्या फर्क लिखा है बताइए? मेटल और नॉन सर मेटल।
मेटल metal- सर ऊष्मा विद्युत Good. के चालक हैं। गुड, वेरी गुड। और हाँ सर, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड गुड बर्निंग, कंडक्टर ऑफ और सर इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, आगे? और सर सर नॉन मैलिएबल मेटल होते सर हैं इसका मेटल्स। हाँ, सर गर्म करने पर अपना malleable होते हैं। वॉल्यूम चेंज करती है। ठीक है। और थोड़ी सामने बेटा तीसरा। और मेटल चमकता है, नॉन मेटल नहीं चमकता है, चमकता शाइन, सर। बिल्कुल बिल्कुल शाइन होता है, नहीं होता है। और अगर मेटल को मारेंगे उसको तो वो आवाज करें। आवाज भी करता है, Malleable आवाज भी करता है। साथ में एक चीज और भी होता है कि वो डक्टाइल भी होता है, मतलब बढ़ता कि हाँ फैल जाता है। जैसे अब सिल्वर को मार मार के हम लोग फैलाते नहीं है, अगर ज्वेलरी बनाते समय सिल्वर को मेटल का वजन भी ज्यादा होता है सर। ठीक है। गुड और सर कंडक्टर। मेटल स्ट्रॉन्गर एंड हार्डर, और नॉन मेटल यूजुअली वीक होते हैं। तो गुड कंडक्टर का मतलब क्या होता है? कंडक्टर है क्या वो कोई, मतलब बस कंडक्टर है? मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब क्या है? सर जो मेटल हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर देगा असल से, ठीक है कि उसके माध्यम से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। कोई ऐसा उष्मा एग्जांपल का देंगे? सुचालक बोल देंगे सर। हाँ, ऐसा कोई एग्जांपल बताइए जो सॉलिड में है बट हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है। सर वुड। वुड, बिल्कुल वुड है, ठीक है। वुड से हीट कहाँ पास होती solid है? में। इलेक्ट्रिसिटी, यस प्लास्टिक, सर, यस सर। ठीक है, प्लास्टिक वगैरह भी होता है। ऐसे Okay. प्लास्टिक है। चलो इस प्लास्टिक से मुझे सवाल तो याद आ रहा था, लेकिन मैं कहा चलो छोड़ो। प्लास्टिक का गिलास भी होगा सर। ग्लास क्या होता है? व्हाट इज ग्लास? ग्लास क्या है? आ गया याद। सवाल आ गया, ये सवाल आता भी है भाई, ये तो एक बार आया भी, पीसेस सवाल में याद आया है। हुआ, ये पीसेस में आया हुआ था, हमारे टाइम पे आया था। व्हाट इज ग्लास? ग्लास क्या है? सॉलिड है, लिक्विड है, क्या है? ग्लास क्या है? सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास सुपर सर कूल्ड लिक्विड है, सुपर कूल्ड लिक्विड है, ठीक है। मतलब वो ऐसा हो सर, लिक्विड है जो solid है। हाँ, नहीं सॉलिड नहीं है, सॉलिड है। अरे नहीं सॉलिड नहीं है, सुपर कूल्ड लिक्विड है। समझो मेरी बात आप, वो ऐसा लिक्विड जो बहुत ही उसमें ठंडे में उसको ठंडा किया गया है तब बनाने के प्रोसेस में, तभी तो ट्रांसपेरेंट होता है ना, दिखता क्या है। नहीं तो अगर सॉलिड होगा तो कहाँ दिखाई देगा उसमें आसपास आर पार। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर यही था, सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। जी हाँ, इसका आंसर ये है, सुपर कूल्ड लिक्विड। वहां लिखा होगा सॉलिड, लिखा होगा वहां गैस लिखा होगा, सब कुछ लिखा होगा, लेकिन सुपर कूल्ड लिक्विड है वो, ठीक है। हाँ, ये चीज का ध्यान रखना, ये सब एग्जाम में आए हुए थे। अच्छा, बाकी सवाल तो चलो हो गया यार आज के, तो ये तो तीन चैप्टर मैंने कवर किया था। अच्छा नहीं, देखिए अगर ना मैं होमवर्क नहीं दे पा रहा हूँ तो आप जो पहले वाला होता है उसका आगे पढ़ लिया करो, 2-3 चैप्टर आगे, ठीक है। सर साइंस का ही पढ़ना है। अभी ये साइंस खत्म कर दे, कम से कम क्लास 6 तो खत्म ही कर देना साइंस को। अब वो कितने 6 चैप्टर हो गए हैं, सोच रहा हूँ मैं 4 चैप्टर और कल हम 4 चैप्टर खत्म कर देंगे, 6-7 से लेकर 10 तक, ठीक है, ठीक है। सर एनसीईआरटी से क्लास 6 क्या? एनसीईआरटी क्लास 6। अच्छा मुझे ये बताइए, आज बजट आया है। ओके सर, ओके। क्या है बजट में, क्या रहा आज? सर पेपरलेस बजट है। हैं? क्या है? सब पेपरलेस बजट है। पेपरलेस बजट, अच्छा। और मैं पढ़ा नहीं है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। सर पढ़ा नहीं है, अभी पढ़ के बताएंगे। तो न्यूज़ 35,000 करोड़ आवंटित हुए हैं सर कोविड वैक्सीन के लिए। ठीक है, 36,000 लोग भैया ना चंदे ना देना। ठीक है। बजट कौन से आर्टिकल में होता है हमारे संविधान के? संविधान के कौन से आर्टिकल में बजट होता है? 112 में क्या बोलते हैं? 112। टेक्निकल वर्ड क्या है बजट का? बजट कहीं कहाँ पर हमें बजट जो है लिखा हुआ दिखता है? वो संविधान में कोई शब्द है बजट? संविधान में बजट को क्या बोलते हैं? क्या बजट ही बोलते हैं या कुछ और बोलते हैं? चमड़े का थैला बोलते हैं। अरे वो तो मतलब हो गया ना, वो तो मतलब हो गया, फ्रेंच भाषा का मतलब हो गया कि सुनो मेरी बात सुनो, ये सवाल आता है, सुनो मेरी बात सुनो। बजट जो है हमारे संविधान में कहीं पर ये शब्द कहीं मेंशन नहीं है। भैया मेरी क्लास चल रही, समझा देंगे तो। अरे बाप रे बाप, ठीक है, सुनिए तेरी कोई आवाज ही नहीं उतनी कर। सुनिए, देखिए बजट जो है वो शब्द, उसका जो टेक्निकल शब्द है उसका नाम क्या है? 112 जो आर्टिकल है उसमें क्या बोला जाता है? आपने पॉलिटी पढ़ी है, क्या बोलते हैं? टेक्निकल शब्द क्या है इसका? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट सुना करिए हमने। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब भी मैंने पॉलिटी पढ़ाया होगा, मैं बार बार इसका नाम मैंने लिया होगा। बजट, जो बजट शब्द है वो टेक्निकल शब्द नहीं है, ठीक है। टेक्निकल शब्द है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्लियर हो गया?
सर ओके सर। ठीक है ना, ये है इसका एनुअल फाइनेंशियल। अब जब अभी देखना आर्टिकल 112 डालिएगा उसमें आएगा। अच्छा मुझे ये बताइए कि क्या फर्क है फाइनेंस इकोनॉमिक सर्वे में और बजट में? इकोनॉमिक सर्वे में बजट में क्या फर्क है? अभी इकोनॉमिक सर्वे आया था ना? इकोनॉमिक सर्वे सर लास्ट ईयर का होता है, प्रीवियस जो भी उनके हाँ लास्ट प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में जो भी उनके टारगेट होते हैं उसको कितना अचीव किया, हाँ कितना उसमें उसको अभी फॉल्ट रह गया, उसको बिल्कुल। इकोनॉमिक सर्वे, और फ्यूचर के लिए जो होता है हाँ वो बजट होता है। बिल्कुल ठीक है, क्लियर हो गया। Expected। मतलब जो जैसे आज बजट आया है, बजट का मतलब है कि हम 2021-22 में क्या खर्चा करेंगे, कितना खर्चा करेंगे, कहाँ खर्चा करेंगे, तो वो बजट हो गया। ठीक है, लेकिन जी हमने सर। 2019-20 में क्या किया, हमारी इकोनॉमी ने क्या किया, वो है इकोनॉमिक सर्वे। इकोनॉमिक सर्वे और बजट से अगर करंट अफेयर्स के हिसाब से देखें तो भाई कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मैं अभी क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं, मैं इकोनॉमिक सर्वे के 100 क्वेश्चन तैयार कर रहा हूं मैं, तो वो आपको मैं दे दूंगा उसके अंदर। ठीक है, उसमें कुछ बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे कि क्या ग्रोथ रेट रही, क्या क्या रहा, तो सवाल आपको आएंगे, तो ढंग से पढ़ लेना इकोनॉमिक सर्वे। वैसे तो 550 पन्ने का इकोनॉमिक सर्वे है, पीडीएफ है, वो तो पढ़ नहीं पाओगे, लेकिन इसको मैं 100-150 क्वेश्चन में मैं कन्वर्ट करके दे दूंगा आप लोगों को मैं। ठीक है, किसी और कोचिंग के नोट Yes, से sir. विजन वगैरह से मिल जाए तो पढ़ लेना, बहुत गहराई में जाना। पीसीएस में बहुत गहराई में नहीं पूछा जाएगा आपको, वो मोटा मोटा पूछेगा कि भाई ग्रोथ रेट क्या रही या फलाना चीज के फैक्ट्स वाले जो होते हैं वो पूछ लेगा आपसे वो। ठीक है, बहुत ज्यादा ये नहीं कि घंटों लगा दिया उसके अंदर इतना, लेकिन हाँ इकोनॉमिक सर्वे को मेंस आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस कर सकते हो तो कर लो, आप उसमें इस्तेमाल कर सकते हो, तो वो अलग बात है। जब आप आंसर लिखोगे, खासकर GS2 में हमारा आता है, तो जितना बेहतर तरीके से लिख पाएंगे, समझ पाएंगे तो अच्छा है। कुछ शब्द बड़े अच्छे हैं उसके अंदर है, मैंने क्वेश्चन डाले उसके अंदर, जैसे कि इकोनॉमिक हिस्टेरिया नाम का था शब्द, वो सब मैं डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों से। ठीक है, अच्छा बजट का हो गया। बजट के बाद सवाल कुछ आता है, बजट 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 बजट। अच्छा एक सवाल आया था, मुझे याद है 2-3 साल पहले आया था। पहले बजट अलग टाइम पे आता था, अब बजट अलग टाइम पे आता है, डेट तारीख के हिसाब से भी और टाइम के हिसाब से भी। पहले याद करो, आपसे मोदी जी से आने से पहले बजट कब आता था, कब किस महीने में आता था? मार्च में आता था। ठीक है ना, और अब कितने को कब आ रहा है? फरवरी। पहली फरवरी को। ये सवाल पीसीएस में आया था। Yes. जब पहली बार चेंज हुआ था तो उन्होंने पूछा था कि भाई ये अब कौन सा बजट मतलब कब आएगा, तो ये पहली फरवरी को, किस तारीख को आता है, तो पहली फरवरी को आता है। एक तो ये हो गया, पहले शाम को 5 बजे आता था, अब उन्होंने सुबह 11 बजे कर दिया है। ठीक है, मोदी जी का सब बदल डालेंगे हम, सब कुछ, सब सिस्टम बदल देंगे हम। ठीक है, तो उन्होंने बदल लिया अपने हिसाब से। ठीक है, चलिए बाकी काफी कुछ बात कर ली है। बजट के ऊपर भी मैं थोड़ा सा स्टडी कर लूँ, कुछ क्वेश्चन बना दें, हमारी टीम बना रही है। बाकी तो चलिए अब कल देखते हैं। ठीक है ना, बाकी जो लास्ट के 4 चैप्टर हैं कल खत्म कर देंगे हम लोग। ठीक है, भाई पढ़ते रहिए। बाकी देखो यार, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करा रहे हैं तो बाकी स्टूडेंट्स भी उनसे बोलो आ जाएं, पढ़ लें। अब इससे ज्यादा रहने से मैं क्या कर रहा हूँ बताइए आप लोगों से। सर एक सजेशन चाहिए था आपसे। हाँ बताइए बताइए। सर मैंने जैसे कि देखा है, ऑप्शनल के लिए मैं चूज कर रही थी सब्जेक्ट, तो PSIR और GS सेकंड का बता रहे हैं कि लगभग एक से है, तो क्या ये वाकई में कि मैं एक बताऊं आपको, मैं इस बात को बिल्कुल बिलीव नहीं करता कि GS के साथ आप अपना ऑप्शनल तैयार करो, मतलब दोनों को कंपेयर करो। दोनों अलग दुनिया है भाई, GS अलग चीज है, ऑप्शनल अलग चीज है। ठीक है, हमारा GS जो होता है ना, अगर आप उसको देखोगे उसमें कुछ ना कुछ सभी सब्जेक्ट का है। ज्योग्राफी वाले ज्योग्राफी ढूंढ लेंगे, हिस्ट्री वाले हिस्ट्री ढूंढ लेंगे, सोशियोलॉजी वाले सोशियोलॉजी ढूंढ लेंगे, इकोनॉमिक्स वाले इकोनॉमिक्स ढूंढ लेंगे इसके अंदर। तो GS का मतलब यही होता है कि वो हर चीज उसमें मिक्स होती है। 400 नंबर का पेपर आता है आपका ऑप्शनल। ठीक है, 400 नंबर में से 250 नंबर से कम आपके आए ना तो सिलेक्शन आपका वैसे नहीं होना। ठीक है, तो ऑप्शन वो चूज कीजिए जो आप कंफर्टेबल हो, जिसके अंदर जो आपसे हो जाए। 2-4 क्वेश्चंस के GS के 2-4 क्वेश्चंस के चक्कर में आप वो सब्जेक्ट मत ले लेना कि जो पसंद ना आ रहा हो। ठीक है, अब ऐसे तो हिस्ट्री बहुत, हिस्ट्री वाले कहेंगे यार कि हिस्ट्री तो GS वाले पूरी हिस्ट्री है इसके अंदर, हमारा आर्ट एंड कल्चर भी उसमें आता है, वर्ल्ड हिस्ट्री भी आती है, सब कुछ आता है इसके अंदर। आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से लो, आप जो आपको लगता है कि आप अच्छा कर पाओगे, 250 नंबर ला दोगे आप कम से कम। ठीक है सर, जैसे मैनेजमेंट वगैरह है तो उसमें नंबर ठीक ठाक मिलते हैं। अब देखिए, मैं इसमें एक बात बताऊं आपको, मेरा इसमें भी मानना है कि अच्छा लिखेंगे तो नंबर मिल जाएंगे। कुछ लोग अपने अपने हिसाब से मानते हैं, लेकिन मोर और लेस देखिए अच्छा लिखो सर। कहते हैं। जो मैनेजमेंट है सर पूरी MBA करा देता है सर, मैंने देखा था, मैंने पढ़ के पूरा निकाला था। आप जो सब्जेक्ट लोगे ना, बस का देख लेना, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लेना आप, और सिलेबस देख लीजिएगा। ठीक है, सिलेबस देख लीजिएगा,
उसके बाद ही लीजिएगा, क्योंकि देखिए मैनेजमेंट की कोचिंग आपको बहुत कोई कोचिंग मिलेगी नहीं, आपको करना आपको ही अपने दम पे है, ठीक है। तो वो सब चीजें। सर एक बात पूछनी थी सर, आप आज ये फर्स्ट फेब से सर उसका सोशियोलॉजी का सर कह रहे थे कि आप सर ऑप्शनल का पेपर की स्टार्टिंग कराएंगे। टाइम नहीं मिल पा रहा सही बता, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं। मैं सोशियोलॉजी का सोचा था मैं पढ़ाने के लिए, मेरे पास इतना समय नहीं मिल पा रहा कि मैं क्योंकि अभी जीएस में ही हो रहा है। देखते हैं टाइम मिलेगा तो मैं करा दूंगा, नहीं तो किसी और टीचर को अपॉइंट कर देंगे फिर हम, ठीक है ना, वो पढ़ा देंगे। एक्चुअली ना आप ही के सोशियोलॉजी कराया जाएगा, कोई और भी सब्जेक्ट कराया जाएगा? अभी तो सोशियोलॉजी देख रहा था मैं करने के लिए, है ना, तो टाइम नहीं मिल पाता तो बड़ा समस्या हो जाती है बड़ा। तो ये भी असल में अब मेरा मूड है कि आप लोगों को थोड़ा प्री ढंग से करा दिया जाए। अब पता लग रहा प्री ना निकल पाए तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। ओके सर। ये चीज सर एक छोटी सी सर बात सही है सर, सोशियोलॉजी के लिए जब सपोज आपको अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है तो उसके लिए सर मैं थोड़ा सा अपनी तरफ से अगर एफर्ट लगाऊं तो सर क्या तैयारी करूं? इग्नू की नोट्स प्रीवियस इग्नू की बुक्स। हाँ इग्नू की नोट्स मैं बता दूंगा, इग्नू की सर मुझे फोन करना, बता दूंगा। जी जी ठीक है सर, मैंने कई बार फोन किया नहीं उठता है। फोन नहीं उठता है, मैंने भी कई बार करा है। अरे मेरा कोशिश करते रहिए, फोन उठ जाएगा। सर व्हाट्सएप भी किया है, व्हाट्सएप का भी रिप्लाई नहीं मिलता मुझे। तो मुझे ऑफिस वाले मुझे बोल देते हैं कि इनका फोन आया, उनका फोन आया हुआ है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं मैं फंसा होता हूँ तो बात नहीं कर पाता। आजकल क्या है ना, वो टेलीकॉलर नहीं आ रहा है, वो तो एग्जाम देने के लोग, इस चक्कर में मुझे फोन भी उठाना पड़ता है, क्लासेस भी लेनी पड़ती है, मटेरियल भी तैयार करना पड़ता है, और घर बार तो है ना, है देखना पड़ता है उसको। सिंगल हैंड पर काम करना पड़ता है। ठीक है, तो सब इससे बड़ा मिसमैनेजमेंट हो रहा है। हाँ लास्ट में खत्म करते हैं। हाँ बताइए सर मैं जैसे नोट्स जो पढ़ रहे हैं, नोट्स जो बना रहे हैं, तो सर ये मतलब जैसे मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है ना, और बाकी यूपी बोर्ड से हिंदी से मैंने पढ़ाई की है 12 तक, तो मुझे मतलब इक्वल है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हिंदी छोड़े तो काफी समय हो गया, तो अभी मैं मतलब हिंदी में नोट्स तैयार करूँ या इंग्लिश में तैयार? देखिए अगर इंग्लिश आप पेपर पढ़ सकते हो, आप एक ऐसे लिख सकते हो 2 पन्ने का, ठीक है, तो फिर मैं कहूंगा कि इंग्लिश में ले लो। इसके कुछ फायदे हैं इंग्लिश के सब, जैसे कि पहला तो ये फायदा है कि जो कंटेंट है ना वो इंग्लिश में इजीली अवेलेबल है। सिर्फ आपकी डिपेंडेंसी एक कोचिंग में नहीं रह जाएगी, आपको आप अपनी मर्जी से बहुत कुछ पढ़ सकते हो। जो कोचिंगें भी हैं वो अपने जो देखिए जो जीएस का हमारा जो सिस्टम है ना, जो नया मतलब पैटर्न आया है, वो सब आपको इंग्लिश में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो अगर इंग्लिश में दिक्कत आपको नहीं है, बहुत दिक्कत नहीं है, तो फिर मैं कहूंगा कि आप इंग्लिश पढ़ लो, क्योंकि पेपर भी मिल जाता है इसके अंदर, बहुत कुछ इंग्लिश में मिल जाती है। लेकिन अगर बिल्कुल आपको हिंदी नहीं आती है, या ये सॉरी बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, तब तो फिर तो बहुत रिस्क हो जाएगा, फिर आप सिर्फ हिंदी लेना। आप ये डिपेंड करेगा ना। तो फिर इंग्लिश ही रखते हैं, ठीक है। हाँ क्यों नहीं, तो इंग्लिश आप अगर पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए जो इंग्लिश लिखते हैं ना हम लोग मेंस में, बहुत बेसिक इंग्लिश होती है, बहुत टेक्निकल इंग्लिश होती है, जो सवाल पूछेंगे बस वही लिख दो, टेक्निकल इंग्लिश होती है। कोई ऐसा नहीं कि आपको शेक्सपियर बनना है, आपको बहुत ज्यादा कोई पोएट्री वाली इंग्लिश लिखनी है, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपल वाली इंग्लिश होती है, सिंपल इंग्लिश लिख सकते हैं तो बहुत लिख दीजिए उसके अंदर। लेकिन सर जो सर ये ओके सर मैं ये कह रहा सर, बहुत सारे सर जो ये है सर, क्या कहते हैं आप सर, पीडीएफ है सर काफी सारे सर हिंदी में, सर इंग्लिश में नहीं है सर बहुत सारे। देखो एक चीज बता, मैं फिर बताऊं, लैंग्वेज को बैरियर मत बनने दो यार, ठीक है, लैंग्वेज को बैरियर मत बनने, चाहे इंग्लिश में मिले हिंदी। अगर कई बार ऐसा होता है ना कि मैं हिंदी में भेज दूंगा, अब ऐसे यही वाला पीडीएफ जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, कुछ मटेरियल है जो इंग्लिश में मिल जाता है, तो मैं सोचता हूँ भेज दूं आपको, कभी ट्रांसलेट नहीं हो पाता है, कभी कुछ नहीं हो पाता है, तो चीजें रहेंगी सिंपल। मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपनी तरफ से आपको पूरा इंग्लिश हिंदी कन्वर्ट कर दूं, लेकिन फिर भी आप लोग इंडिया में रहते हो यार, इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आपको आती है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। सर वो एशियन हिस्ट्री में सर काफी ऐसे सब एंशिएंट सुनो, एंशिएंट में दिक्कत क्या है, एंशिएंट को जब हमने इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की ना, तो बहुत दिक्कत आ रही थी। हाँ सर वो बहुत सारा गड़बड़ कर रहा है, मैंने तो आप इसलिए जो हिंदी पढ़ लो जा सही है। मैंने अपनी पूरी जो हिस्ट्री है हिंदी में पढ़ी है, और मुझे लगता है ज्यादा कंफर्टेबल होकर पढ़ाई की है मैंने हिंदी में। सर क्या इस पेपर में ऐसा है कि हम एक पेपर इंग्लिश में दे रहे हैं तो दूसरा पेपर हिंदी में दे रहे हैं? अब शायद नहीं हो सकता, पहले था कि आप चाहें तो एक पेपर हिंदी में दे दो, एक पेपर इंग्लिश में दे दो। शायद एक नया कानून अभी पिछले 10-15 दिन पहले ही आया है, उसमें शायद नहीं है ऐसा नहीं है उसके अंदर, है ना। तो आप लोग इंग्लिश, आप लैंग्वेज में कंफ्यूज हो क्या आप लोग, क्या अभी भी आप लोग? सर नहीं, मैं तो नहीं हूँ, क्लियर हो गया सर। हाँ तो अपनी देखिए, मैं सिर्फ फिर से बोलूंगा, आप लोग अपनी स्ट्रेंथ के साथ जाइए, जो स्ट्रेंथ है आपकी, ठीक है, वो लैंग्वेज कुछ भी हो सकती है। अगर ऐसा पता लगा कि इंग्लिश बिल्कुल आती ही नहीं है आपको और जबरदस्ती आपने इंग्लिश ले ली, तो क्या उसका फायदा बताइए, है ना। तो अपनी स्ट्रेंथ पे जाइए, और सब कुछ आता है, बस पढ़ाई करती है, अगर अच्छा लिखेंगे तो नंबर मिल जाएंगे आपको, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
चलिए आज खत्म करते हैं आज की कहानी आज, ठीक है। कल फिर से मिलते हैं, 7 बजे मिलेंगे हम लोग आपको, ठीक। ओके, चलिए थैंक यू सर। बाकी तो भाई Good evening, sir. जो लेट आए हैं Thank you, sir. प्लीज टाइम पे 7 बजे आ जाओ भाई, कोई फायदा नहीं सर है। एक्चुअली मुझे हाँ, सर मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिला सर, मैं काफी जैसे मैं नहीं, ऑनलाइन थी, नोटिफिकेशन बहुत लेट मिला है मुझे सर। ग्रुप में डाल देता हूँ मैं, देखो ना ग्रुप में जाता है आपको सर ग्रुप में मैंने ना 6:30 बजे से मैं देख रही थी, लेकिन मेरे को नहीं मिला। 7 बजे मिल जाएगा, 7 बजे मिलता है, 6:30 बजे क्यों डालूंगा मैं, 7 बजे डालूंगा आपको मैं, ठीक है। 7 नहीं आप समझे नहीं, मेरा मतलब ये 6:30 बजे मैं ऑनलाइन थी मैं, अच्छा, और नहीं, आज बहुत लेट आया है, आज बहुत लेट आया नोटिफिकेशन। 7 बजे मैंने डाला, 7 बजे ऐसे में ये स्टार्ट हो जाता है ना, क्या नाम है, जूम शुरू हो जाता है, फिर जैसे मैं डालूंगा तो लोग शुरू आते हैं आना। चलिए खैर देखिए, वेट कीजिएगा, ठीक है। सर एक चीज और पूछनी थी सर, एक चीज पूछनी। हाँ सर वो जो ग्रुप में आपने पॉलिटी के नोट्स डाले हैं उसको कैसे करें, मतलब वो तो बहुत ढेर सारे हैं, मतलब ढेर सारे नहीं, असल में ये जो जाले पॉलिटी के हैं ये मैं 2018-19 के बैच के हैं, और ये पीसीएस के लिए बहुत सही नोट्स सर हैं। जो ये नोट, हाँ पीसीएस के लिए नोट सर अच्छे हैं ये मैं आपको। देखा इतना परफेक्ट है ये, इतना परफेक्ट है सर कि क्या बताऊं। ये नोट समझ लो कि मैं अपने पढ़ने उस समय जब कोचिंग नहीं स्टार्ट की थी तो ये मैंने अपने एक नोट से नोट्स बनाया था ये, ठीक है। आप कुछ पढ़ो ना पढ़ो, यार पॉलिटिक्स नोट्स में जो, हाँ सर ये जो नोट्स आप दिए हैं इसमें से कंफर्म फंसना है, 100% फंसता है उसके अंदर, फंसता है, ठीक है ना। तो आप ये पॉलिटी के ये नोट्स देख लीजिए, बाकी मैं इसको वीडियो भेज दूंगा इसके मैं आपको। अभी तो मैंने देखा है स्टार्टिंग में 1-2 क्वेश्चन है वो फंसे हुए हैं पहले ही से, इस बार 11 अक्टूबर सारे क्वेश्चन फंसेंगे, सारे क्वेश्चन फंसेंगे, अब निश्चिंत होकर पढ़ो आप उसमें, ठीक है। चलिए बहुत देर हो गई, चाय पीने जा रहा हूँ मैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो थैंक यू सर, कल मिलते 7 बजे, ठीक है। गुड इवनिंग सर, बाय बाय, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, बाय मैम, बाय बाय सर, बाय बाय बाय, हो गया बाय।